हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटेनेंस मामलों की, यानी 125 सीआरपीसी की, और साथ ही बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन की जहां पर वाइफ की 125 सीआरपीसी की पिटीशन को फैमिली कोर्ट के द्वारा और फिर हाई कोर्ट के द्वारा भी खारिज कर दिया गया। बिल्कुल सिमिलरली एक मामले में हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। अभी 14 फरवरी को उसका जजमेंट आया, उसमें भी जो पत्नी की पिटीशन थी 125 सीआरपीसी की, उसको डिसमिस कर दिया गया। किस ग्राउंड पे डिसमिस किया गया वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके साथ सेम कंडीशन है तो वो इस जजमेंट को अपने मामले में यूज भी कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। देखिए, आज के समय पे आप ये जानते हैं कि 125 सीआरपीसी का केस ऐसा है कि हर मामले के अंदर सबसे पहले ये नोटिस आपके घर पे पहुंचता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन या वुमेन सेल में एप्लीकेशन दी हुई होती है, मीनवाइल आपके घर पे 125 सीआरपीसी का नोटिस पहुंच जाता है, जिसमें जनरली आप देखते हो कि आपके इनकम को काफी बढ़ा के लिखा होता है और अपना जो मेंटेनेंस मांगा होता है वो भी काफी बढ़ा करके बहुत हायर साइड में लिखा हुआ होता है। और आपको मैंने कई बार बताया कि भाई ऐसा है कि 125 सीआरपीसी को इग्नोर करने का सीधा रास्ता कोई भी नहीं है। अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं जी आपका तो एक केस खारिज हो जाएगा, बहुत रेयर मामलों में, बहुत रेयर कंडीशंस में ऐसा होता है, वरना हर 125 सीआरपीसी के केस में कुछ ना कुछ अमाउंट बन जाता है। वो बात अलग है कि आपने कैसे डिफेंड किया है ताकि कम से कम बने, वो चीज अलग है और उसी चीज के लिए फाइट होती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरे तरीके से खारिज हो जाए तो जनरली नहीं हो पाता। इसीलिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर 125 सीआरपीसी का केस फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा पूरे तरीके से खारिज किया गया, डिसमिस कर दिया गया, 1 रुपए भी मेंटेनेंस नहीं बांधा गया। ऐसा आप लोगों के साथ भी हो सकता है। अब इस मामले में क्या था, और जो मामला मैंने अभी एक उदाहरण आपको लिया 14 फरवरी का, उस मामले में क्या था, दोनों में सिमिलर कंडीशंस थी। हमारा वाला जो मामला था, पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूं और फिर इस जजमेंट को भी उससे कनेक्ट करके आपको बताऊंगा। उस मामले में लड़की ने अपने मायके में आकर के एक केस 125 सीआरपीसी का फाइल किया और उसमें मेंटेनेंस मांगी। सीधी सीधी इतनी तारीख को मेरी शादी हुई थी, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, और अभी मेरे पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, तो मुझे इतना मेंटेनेंस चाहिए। हमारे पास भी किसी भी चीज का कोई प्रूफ नहीं था। थोड़ा बहुत था कि हमने उसके वेलफेयर के लिए अच्छा किया, वो सब लगाते ही हैं। इस मामले में रिप्लाई चला गया, रिप्लाई तक भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन जब हमने रिप्लाई दे दिया उसके बाद हमको ये पता चला कि वो जो लड़की है वो पहले से मैरिड है, उसका एक बच्चा भी है। ये बात हमको बाद में पता चली, लेकिन रिप्लाई हमारा जा चुका था, एफिडेविट हमारा जा चुका था। और अब हमने क्या किया कि वो जो पहले के कुछ एविडेंसेज हमारे पास आए, कुछ थे वो जो कि शायद अगर लड़की डिनाई कर देती तो वो काम भी नहीं करते, बट हमने सबमिट कर दिए। जब हमने वो फोटोग्राफ्स, वो चीज़ें सबमिट कर दी और लड़की की क्रॉस हुई, उसको ये जानकारी थी कि इन्होंने ये चीज़ें सबमिट करी हैं, तो क्रॉस के टाइम पे उसने एडमिट किया कि हाँ भाई ये जो आपने सबमिट किया है, ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये मेरे पहले पति हैं, लेकिन मेरा इनसे डाइवोर्स हो चुका है। फिर आगे उसने क्रॉस में एडमिट कर लिया। जब हमने पूछा कि कौन सी कोर्ट से आपका डाइवोर्स हुआ है, बोला मेरा किसी कोर्ट से डाइवोर्स नहीं हुआ, ये भी उसने एडमिट कर लिया, मेरा डाइवोर्स ऐसे ही गाँव में पंचायत में हो गया था, ये उसने एडमिट किया। अब वो डाइवोर्स तो माना नहीं जाता, सीधी बात है। यानी अब इन शॉर्ट ये हो गया कि लड़की एडमिट कर रही है कि उसका पहला पति अभी भी जीवित है, पहली मैरिज उसकी अभी भी सर्वाइव कर रही है, और यहां पर दूसरी जगह पे वो ये मेंटेनेंस क्लेम कर रही है। और हमारा लास्ट आर्ग्यूमेंट जो फाइनल था उसमें यह भी था कि अगर आप सही होते तो आप अपनी पिटीशन में लिख के आते कि पहले मेरी मैरिज इसके साथ हुई, इससे मेरा घर में पंचायत में डाइवोर्स हो गया और अब मेरा ये पति और मैं मेंटेनेंस मांग लूं। लेकिन आप तो सब कुछ को हाइड किया, आपने तो कहा मेरी इससे शादी इतनी तारीख को हुई, अब मुझे इतना मेंटेनेंस चाहिए, बीच में घटना बता दी। यानी आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं थी, आप क्लीन हैंड से कोर्ट में नहीं आए। वो तो आपके कुछ फोटोग्राफ और एविडेंस हमने डाल दिया, तो आपने वहां पे क्रॉस में आकर के एडमिट कर लिया। और जब एडमिट कर लिया, कोर्ट ने सारी चीज देखी, तो कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आपकी पहली मैरिज सर्वाइव कर रही है, आपका पहला हस्बैंड है, तो आपको जो मेंटेनेंस का अधिकार है वो अपने पहले हस्बैंड से, ना कि इससे। भले आप उससे रह रही नहीं रह रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लड़की की 125 सीआरपीसी की जो मेंटेनेंस पिटीशन है उसको खारिज कर दिया गया। अभी जो जजमेंट मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल सिमिलर जजमेंट है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का। यहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के द्वारा लड़की के 125 सीआरपीसी के केस को डिसमिस करने के ऑर्डर में किसी भी तरह का इंटरफेयर करने से केवल इसी आधार पर मना कर दिया कि उसकी पहली मैरिज अभी भी सर्वाइव कर रही है, यानी उसका पहला हस्बैंड अभी भी जीवित है और पहले हस्बैंड से उसने अभी तक जो है तलाक नहीं लिया। अगर उसने तलाक नहीं लिया प्रॉपरली कोर्ट से, तो वो लीगली वैलिड वाइफ मानी जाएगी पहले वाले हस्बैंड की, ना कि सेकंड की। और सेकंड वाला जो हस्बैंड है उसकी मैरिज होगी वॉइड। अब जिस केस का हमने हवाला लिया वहां लड़की ने 2 केस फाइल किए थे, डाइवोर्स केस और 125 सीआरपीसी। जब हमें ये सारी जानकारी हुई, हमने फाइल किया सेक्शन 11, तो लड़की का 125 सीआरपीसी और सेक्शन 13 दोनों हो गए डिसमिस, और हमारा जो सेक्शन 11 था वो स्टैंड कर गया, यानी हमारी मैरिज को नल एंड वॉइड कर दिया गया। तो दोस्तों इस तरह से ये मैरिज प्राइमा फेसिया नल एंड वॉइड है। इसके बेस पे आप अपनी मैरिज को नल एंड वॉइड भी करा सकते हैं और लड़की का जो 125 सीआरपीसी का केस होगा वो डिसमिस भी हो सकता है।
आप लोगों की हेल्प के लिए इस आर्टिकल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।